सो हेलो एंड वेलकम टू मे और चैनल। दोस्तों आपका स्वागत है एक और बार नई वीडियो में, जिसके अंदर हम कंपैरिजन करने वाले हैं हमारे 3 बेस्ट ईएलएसएस फंड यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम फंड्स। तो दोस्तों हम 3 बेस्ट ईएलएसएस फंड को कंपैरिजन करेंगे और उसमें से भी हम बेस्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। पर दोस्तों सबसे पहले अगर आपको ईएलएसएस फंड के बारे में नहीं पता तो लिंक जो आई बटन पर पॉपअप हो रहा है इस पर आप क्लिक करके क्विकली समझ सकते हैं कि आखिर ईएलएसएस फंड होती क्या है, इससे क्या एडवांटेज होता है और क्या डिसएडवांटेज होता है। उसके बाद ही आप ये वीडियो को देखिए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों मेरा नाम है समीर, चलिए आज की कंपैरिजन वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं कि ईएलएसएस फंड क्या होते हैं, तो ईएलएसएस मतलब इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, यानी कि ऐसी स्कीम यानी कि ऐसा फंड जिसका इन्वेस्टमेंट इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में ही होता है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो कैटेगरी होती है रिस्क की, वो वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में होती है। और गवर्नमेंट इस स्कीम के अंदर यानी कि इस फंड के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट आपको 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख तक का आपको डिडक्शन मिलता है आपके टैक्स लायबिलिटी के ऊपर। सपोज कीजिए आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है 3 लाख रुपए की, 3 लाख, तो उसमें से आपका जो 1.5 लाख है, अगर आपने इस ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट करा है तो आपका 1.5 लाख का डिडक्शन होगा। तो 3 में से जब 1.5 माइनस करेंगे तो आपकी लायबिलिटी 1.5 लाख ही रह जाएगी, तो उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना होगा। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ईएलएसएस जो होता है वो आपके टैक्स बर्डन को थोड़ा कम कर देता है, यानी कि आपको मिलता है टैक्स बेनिफिट। पर दोस्तों इस बेनिफिट के साथ साथ ईएलएसएस फंड का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर आपका जो फंड है वो 3 ईयर के लिए लॉक इन हो जाता है, यानी कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है उस डेट से लेके अगले 3 ईयर तक आप अपने पैसे को निकाल नहीं सकते हैं, आपका जो फंड है वो लॉक इन हो जाएगा। तो दोस्तों ये था सिंपल ईएलएसएस फंड क्या होता है। अगर आपको डिटेल में समझना है तो जो लिंक पॉपअप हो रहा है इस पर क्लिक करके आप पूरा डिटेल में समझ सकते हैं कि ईएलएसएस क्या होता है। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो के मेन पार्ट पे आते हैं, जिसमें हम कंपैरिजन करने वाले हैं हमारे 3 बेस्ट ईएलएसएस फंड्स, जिसमें हमारा सबसे पहला फंड है क्वांट का ईएलएसएस फंड, दूसरा हमारा एचडीएफसी का ईएलएसएस फंड और तीसरा है हमारा एसबीआई का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। इसका थोड़ा सा नाम अलग है पर ये भी हमारा ईएलएसएस कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैटेगरी की, ये तीनों फंड किस कैटेगरी में आते हैं। तो ये तीनों ही फंड हमारे ईएलएसएस यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम कैटेगरी के अंदर आते हैं। दूसरा हमारा जो पैरामीटर है फंड एज का, कि ये फंड जो है वो कितने पुराने हैं। तो यहाँ पे तीनों ही फंड्स हम देख सकते हैं क्लियरली पिछले 11 साल से रन हो रहे हैं, यानी कि इन तीनों फंड्स का काफ़ी अच्छा खासा हमें ट्रैक रिकॉर्ड मिल जाएगा कंपेरिजन करने के लिए। इसके बाद करते हैं हम फंड साइज की, तो इसमें सबसे ज़्यादा फंड साइज हमारा एसबीआई का है जो कि 28,000 करोड़ को क्रॉस कर चुका है, और इसमें सबसे कम हमारा क्वांट का है जिसने अभी 11,000 को क्रॉस करा है। अगर हम बात करें मिनिमम एसआईपी की या फिर लमसम की, तो आप तीनों ही फंड्स में मिनिमम 500 रुपये के साथ एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर लमसम करना चाहें तो भी आपको मिनिमम 500 इन्वेस्टमेंट करना होगा। अब आते हैं हम मेन पॉइंट पे, जो कि होता है हमारा एक्सपेंस रेशो, यानी कि आपको कितना चार्ज पे करना पड़ेगा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इन तीनों फंड में। तो सबसे कम एक्सपेंस रेशो देखा जाए तो हमारा क्वांट का है जो कि 0.65% है, और सबसे ज़्यादा देखा जाए तो हमारा वो एचडीएफसी का है जो कि 1.08% है, जो कि एक डायरेक्ट फंड के लिए काफ़ी ज़्यादा लग रहा है मुझे देखने में, क्योंकि डायरेक्ट फंड के जो हमारे एक्सपेंस रेशो होते हैं वो लेस देन 1 ही होते हैं यूजुअली। इसके बाद करें हम एग्जिट लोड की, तो तीनों फंड में कोई भी एग्जिट लोड नहीं है, मतलब जब भी रिडीम करेंगे आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा, एक्सेप्ट आपको जो भी एलटीसीजी यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा वो तो आपको पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। पर अदरवाइज आपको कोई भी एग्जिट लोड यानी कि एक्स्ट्रा चार्ज देना नहीं पड़ेगा जब भी आप रिडीम करेंगे अपने फंड को। तीनों फंड का जो बेंचमार्क है, मतलब जिसको ये फॉलो करते हैं, जिसको ये लोग फॉलो करते हैं या फिर जिससे ये लोग अपने रिटर्न को कंपेरिजन करते हैं, वो है इनका S&P BSE का 200 टोटल रिटर्न इंडेक्स। अब दोस्तों हम बात करें इन तीनों ही फंड्स के पोर्टफोलियो के बारे में, कि इन तीनों ही फंड में इनका लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में किस तरह का एलोकेशन है, जिससे हमें समझ में आएगा कि तीनों फंड्स हमारे ज़्यादा रिस्कियर हैं या फिर कम रिस्कियर हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्लियरली देख सकते हैं जो हमारा एसबीआई है वो लार्ज कैप में उसका 53% एलोकेशन है, और बाकी जो हमारे 2 क्वांट और एचडीएफसी हैं उनका एलोकेशन ज़्यादा है थोड़ा एसबीआई के मुकाबले में, क्योंकि क्वांट और एचडीएफसी है वो लगभग 77 और 76% के आसपास उन्होंने इन्वेस्टमेंट करा है लार्ज कैप में। मिड कैप की बात करें तो सबसे ज़्यादा मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करने वाला हमारा एसबीआई है जो कि 23.6% है, और स्मॉल कैप में बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट करा है तो वो हमारा एसबीआई ही है जिसने 12.77% इन्वेस्टमेंट करा है। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो को देख के हमें लग रहा है कि ज़्यादा जो हमारा रिस्कियर फंड वो हमारा एसबीआई ही है, क्योंकि उसका मिड कैप और स्मॉल कैप में एलोकेशन ज़्यादा है, जबकि हमारा क्वांट और एचडीएफसी का एलोकेशन जो है वो एसबीआई से ज़्यादा है लार्ज कैप में, इसलिए हमारा क्वांट और एचडीएफसी अभी के लिए ज़्यादा सेफर दिखाई दे रहा है एज कम्पेयर टू हमारा एसबीआई। पर क्योंकि अभी हमारी कंपैरिजन जो है अभी पूरी नहीं हुई है, अभी हमें कुछ और पैरामीटर्स देखना होगा जिससे हम डिसाइड कर पाएंगे कौन सा फंड कम रिस्कियर है या ज़्यादा रिस्कियर है। अब हम बात करते हैं रोलिंग रिटर्न के बारे में। तो दोस्तों रोलिंग रिटर्न ऐसे रिटर्न होते हैं जो आपको बताते हैं कि आप इस फंड में अगर आप इतने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपका कितना रिटर्न बनता। जैसे एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं जो एसबीआई का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है वो 5 ईयर में 14.6% का रिटर्न दिया है। इसका मतलब ये है कि आप एसबीआई में
कभी भी 5 साल के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपका जो रिटर्न होता है वो 14.6% का होता है। दोस्तों रोल रिटर्न जो है बहुत ही अच्छा पैरामीटर होता है रिटर्न्स को कंपेयर करने के लिए, क्योंकि ये आपके फंड्स को कंसिस्टेंसी को दिखाता है। ज़्यादा जो फंड्स होते हैं वो अपने जो भी रिटर्न होता है वो एब्सोल्यूट बेसिस पे दिखाते हैं, जिससे उस फंड की कंसिस्टेंसी का हमें पता नहीं चलता है। इसलिए आप जब भी किसी फंड्स के बीच कंपेरिजन करें उनके रिटर्न्स का, तो हमेशा चेक करें कि वो रोल रिटर्न है कि नहीं। अगर रोल रिटर्न है तो वो ज़्यादा अच्छा आपको कंसिस्टेंसी बताता है, मतलब वो आपको बताएगा कि आपको जो फंड है वो 3 ईयर या 5 ईयर या 7 ईयर आप जब भी चेक कर रहे हो जिस टाइम पीरियड के लिए, उस टाइम पीरियड के लिए हम इसमें उस फंड में इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलता। तो दोस्तों अगर हम रोल रिटर्न की बात करें तो इन तीनों फंड में हमारा जो क्वांट है उसने हर ईयर उसने हर बार दोनों बाकी फंड को अच्छे तरीके से बीट करा है। आप 1 ईयर, 3 ईयर या 5 ईयर या 7 ईयर, 10 ईयर में आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमारा क्वांट है उसने बाकी 2 फंड को बहुत ही अच्छे मार्जिन से बीट करा है। तो रिटर्न्स के बेसिस पे तो आपको क्वांट जो है वो फिनोमिनल लग रहा है देख रहे हैं हमें अभी, पर अभी हमारा जो एनालिसिस है वो पूरा नहीं हुआ है। इसने रिटर्न तो बहुत अच्छा दिया है, अभी हम इसके रिस्क को भी देखेंगे थोड़ा, इसका रिस्क जो है वो कहीं ज़्यादा तो नहीं है रिटर्न देने के लिए। तो हम लोग रिटर्न्स के बेसिस पे बोल सकते हैं कि अभी हमारा जो क्वांट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा SBI है, उसका भी रिटर्न काफ़ी अच्छा खासा है एज़ कम्पेयर टू HDFC, क्योंकि हमारा जो HDFC है उसने बस फर्स्ट ईयर में ही बीट करा है, यानी कि उसका 1 ईयर का जो रोलिंग रिटर्न है वो SBI से ज़्यादा है। बाकी वो 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर में देखा जाए तो वो सिर्फ 1 ईयर में ही बीट कर पाया है। बाकी हम अदर ईयर्स की बात करें तो SBI ने हर बार HDFC को बीट करा है, हालांकि वो कौन से कम है, पर यहाँ पर हम रिटर्न्स के बेसिस पे देख सकते हैं कि SBI ने HDFC को हर बार बीट करा है एक्सेप्ट हमारा 1 ईयर का रोलिंग रिटर्न। और क्वांट की बात करें तो उसने दोनों ही फंड को बड़े अच्छे मार्जिन से बीट करा है। तो यहाँ पर ज़्यादा रिटर्न हमारा क्वांट देते हुए दिखाई दे रहा है। इसके बाद हमारा SBI है और थर्ड नंबर पर हमारा HDFC दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं तीनों फंड के कुछ रिस्क रेशियोज की, जिससे हमें समझ में आएगा कि कौन सा फंड ज़्यादा रिस्कियर है और कौन सा फंड कम रिस्कियर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हम शार्प रेशियो की। इसका मतलब ये होता है कि कौन सा फंड आपको ज़्यादा रिटर्न दे रहा है एज कम्पेयर टू वो जो रिस्क ले रहा है। तो यहाँ पे हम शार्प रेशियो की बात करें तो यहाँ पे जितना ज़्यादा शार्प रेशियो होता है उतना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर शार्प रेशियो के मामले में हमारा जो HDFC है उसका ज़्यादा अच्छा खासा शार्प रेशियो है जो कि 1.57 है। उसके बाद थोड़ा सा जस्ट कम हमारा SBI है 1.51। इस मामले में हमारा जो क्वांट है वो थोड़ा सा पीछे रहता दिखाई दे रहा है जो कि 1.22 है, यानी जो हमारा क्वांट ज़्यादा रिस्क ले रहा है उस कंपेरिजन में उसका जो रिटर्न है वो शायद थोड़ा कम बना रहा है। मतलब हालांकि हमने दिखा जो क्वांट है उसका रिटर्न तो बहुत अच्छा है बाकी 2 फंड के मुकाबले, पर जिस लेवल पर उसने जो रिस्क लिया है उस लेवल पे उसका रिटर्न जो है वो बाकी 2 फंड के रिस्क लेवल से थोड़ा कम है। उम्मीद है दोस्तों आप समझ पाए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ पे हम शार्प रेशियो देखते हैं, जिसका ज़्यादा उतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पे थोड़ा शार्प रेशियो कम है क्वांट का, इसका मतलब थोड़ा सा यहाँ पे डाउट पॉइंट बनता है बाकी 2 फंड के मुकाबले में। इसके बाद करते हैं हमारे अल्फा की। तो जितना ज़्यादा अल्फा होता है यानी कि वो बेंचमार्क से उतना ज़्यादा रिटर्न बनाता है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा रिटर्न की बात करें तो हमारे SBI जो है उसने बेंचमार्क के मुकाबले में सबसे ज़्यादा रिटर्न बनाया है जो कि लगभग 9% के आसपास का है। उसके बाद हमारा HDFC है, उसके बाद हमारा आता है क्वांट का जो कि 6.02% के आसपास है। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि अल्फा के मामले में यानी कि जो बेंचमार्क के कंपैरिजन में जो एक्स्ट्रा रिटर्न बना रहा है वो हमारा SBI है, वो ज़्यादा अच्छे से रिटर्न बना पा रहा है। उसके बाद हमारा HDFC है। बात करें हम बीटा की यानी कि कौन सा फंड ज़्यादा रिस्क ले रहा है एज कम्पेयर टू उसका बेंचमार्क, तो यहाँ पे रिस्क के मामले में हमारा जो क्वांट है वो बाकी 2 फंड के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अगर आपका बीटा मोर देन 1 होता है इसका मतलब आप बेंचमार्क से ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपका जो क्वांट है वो हमारा सबसे ज़्यादा रिस्क दिखाई दे रहा है। उसके बाद आता है हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन यानी कि कौन सा फंड ज़्यादा रिस्क है कौन सा फंड कम रिस्क है, इससे हमें क्लियरली समझ में आएगा। तो अगर हम स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें जो कि हमें रिस्क बताता है, तो इस मामले में हमारा जो क्वांट है उसका रिस्क सबसे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हमारा HDFC और SBI, जिसका स्टैंडर्ड डिवीजन 15.46 का है। और सबसे हम कम रिस्कियर फंड की बात करें तो वो हमारा HDFC है जो कि 11.47% का है। तो दोस्तों इसका मतलब हम बोल सकते हैं जो HDFC है वो क्वांट और SBI के मुकाबले में थोड़ा कम रिस्कियर है, क्योंकि हमारा जो HDFC है उसका बीटा बाकी 2 फंड से कम है और उसका स्टैंडर्ड डिवीजन भी बाकी दोनों फंड से कम है। उसके बाद दोस्तों जरा एक और बार हम रिटर्न पे नजर मारते हैं कि रिटर्न्स में हमने जो देखा था कि HDFC है उसका रिटर्न सबसे ज़्यादा कम क्यों था। तो क्योंकि HDFC का हमारा बीटा और स्टैंडर्ड डिवीजन, तो क्योंकि हमारा जो HDFC है उसका बीटा और स्टैंडर्ड डिवीजन बाकी दोनों फंड के मुकाबले में कम है, इसलिए हमारा जो HDFC है उसका रिटर्न बाकी 2 फंड के मुकाबले में कम है। और जो हमारा क्वांट है उसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन और बीटा बाकी 2 फंड के मुकाबले बहुत ज़्यादा था, इसलिए हम बोल सकते हैं रोल रिटर्न में हमारा जो क्वांट है उसने बाकी 2 फंड को बड़े अच्छे मार्जिन से बीट कर रिटर्न के मामले में। तो दोस्तों हम लोग वैसे भी एक बेसिक इकोनॉमिक्स रूल जानते हैं कि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न एंड लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न। तो इसके बेस पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो क्वांट है वो थोड़ा रिस्क ज़्यादा ले रहा है और वो ज़्यादा रिस्क ले रहा है इसलिए वो ज़्यादा रिटर्न भी दे रहा है। और HDFC जो है वो सबसे कम रिस्क ले रहा है इसलिए वो बाकी 2 फंड के मुकाबले थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है। हालांकि वो बेंचमार्क को अच्छे से बीट कर पा रहा है क्योंकि उसका अल्फा जो है वो पॉजिटिव है। बात करते हैं हमारे लास्ट पैरामीटर जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा फंड मैनेजर जो है उस फंड को अभी रन कर रहा है। तो हम बात करें SBI का जो फंड मैनेजर है वो हमारे दिनेश बालचंद्रन जी, जो कि इस फंड से 2016 से कनेक्टेड है, मतलब पिछले 8 साल से इस फंड को रन कर रहे हैं।
और हमने SBI का रो रिटर्न भी देखा था जो कि ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम अदर 2 फंड्स की बात करें जो कि हमारा क्वांट है, उसके 2 फंड मैनेजर हैं जो कि जॉर्ज थॉमस और क्रिस्टीन मथाई हैं, जो कि 2022 से मतलब पिछले 2 साल ही हुए हैं। ऐसे में दोस्तों अगर ज़्यादा, तो इसका मतलब जो क्वांट के जो 2 फंड मैनेजर है वो रिसेंटली अभी इस फंड से कनेक्ट हुए हैं। HDFC की बात करें तो उसमें रोशी जैन और ध्रुव मचल जी, ये दोनों भी 2022 और 2023 यानी कि ये भी रिसेंटली हमारे इस फंड से कनेक्टेड हुए हैं। देखिए, यानी कि हम बोल सकते हैं जो क्वांट और जो HDFC का फंड मैनेजर्स हैं वो रिसेंटली हमारे फंड से कनेक्ट हुए हैं। इसका मतलब इनके जो भी रिटर्न है वो इनसे नहीं, इनके जो पुराने फंड मैनेजर है उनके द्वारा बनाए गए हैं, क्योंकि ये तो अभी रिसेंटली ही कनेक्ट हुए हैं। तो फंड मैनेजर्स की बात करें तो हमारा जो SBI है उसके फंड मैनेजर जो है वो काफ़ी पिछले 8 सालों से कंटिन्यूसली इस फंड से कनेक्टेड है। अगर कोई फंड मैनेजर काफ़ी टाइम से कनेक्टेड है तो हम बोल सकते हैं ये एक पॉजिटिव साइन है। और जो बाकी रिसेंटली कनेक्ट हुए हैं उनका फिर हमें पास्ट परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा कि उससे पहले जिस फंड को रन करते थे उस फंड की कैसी परफॉर्मेंस थी। तो दोस्तों अब आते हैं हम इस वीडियो के फाइनल पार्ट पे, कंक्लूजन पे कि हमें किस फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए या फिर किस फंड को रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो दोस्तों अभी हम तीनों फंड्स को हमने कंपैरिजन करा, जिसमें हमारा जो क्वांट था वो काफी ज्यादा रिस्कियर फंड था, तो उसने पर रिटर्न भी ज्यादा बनाया था और उसका एक्सपेंस रेशियो भी कम था। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो इन्वेस्टर थोड़ा ज्यादा रिस्कियर इन्वेस्टमेंट चाहता है, थोड़ा ज्यादा रिटर्न चाहता है, तो वो क्वांट की तरफ जाने को सोच सकता है। और जो इन्वेस्टर वो ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता और उसको रिटर्न भी थोड़ा कम मिले पर वो कॉम्प्रोमाइज कर सकता है उस रिटर्न से, तो वो HDFC की तरफ जाने को सोच सकता है। इन दोनों के बीच हमें कहीं ना कहीं हमारे SBI देखने को मिलता है, जिसका रिस्क थोड़ा सा हमारे HDFC के मुकाबले ज्यादा है पर क्वांट से कम है, इसलिए उसका रिटर्न जो है वो HDFC से ज्यादा है पर क्वांट से उसका कम है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको थोड़ा डिसीजन लेने में थोड़ा आसान होगा कि आप किस फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं या किस में नहीं करने के बारे में सोच सकते हैं। पर दोस्तों फाइनल डिसीजन ये आपका ही है कि आप किस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो थोड़ा बहुत आपके लिए वैल्यू एडिशन करा होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो ये दोस्तों आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।